Assalamu alaikum, dear students. We're learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our topic of discussion is the making of nationalism in Europe. Today, we will try to understand what did liberal nationalism stand for. Liberal nationalism के क्या माने थे या क्या माने हैं. फाइन. जो आइडियाज़ हैं, जो ख्यालात हैं कौमी एकता के, नेशनल यूनिटी के, वो हम देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उसका वाबस्ता होता है, उनका वास्ता होता है जो नज़रिया है लिबरलिज़म का उसके साथ. फाइन. कहने का मकसद है नेशनल यूनिटी और लिबरलिज़म का वास्ता रहता है 19th सेंचुरी यूरोप में. तो ये जो टर्म लिबरलिज़म है, इसको डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से, लिबर से, जिसके माने हैं आज़ाद, फ्री. अगर हम बात करेंगे जो नया मिडिल क्लास वजूद में आया था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उनके लिए लिबरलिज्म के जो माने हैं वो थे कि इंडिविजुअल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि हर कोई कानून के सामने यकसा है, बराबर है. फाइन. तो ये उनके लिए इसके माने थे न्यू मिडिल क्लास के लिए. अगर हम सियासी तौर बात करेंगे तो ये जो आइडिया है लिबरलिज्म का, इसमें ज़ोर दिया जाता था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की रजामंदी से होनी चाहिए. देयर शुड बी गवर्नमेंट बाय कंसेंट. हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो लिबरलिज्म है ये चाहता था कि जो ऑटोक्रेसी है, जो मुतलक अनानी है या जो बादशाहत है, वो ख़त्म हो जाए, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, जो क्लर्जी है, जो पादरी है, उनका जो इम्तियाज़ी एक हक रहता है, उनके जो प्रिविलेजेस रहते हैं, वो ख़त्म हो जाए. और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आइन होना चाहिए, और जो एक पार्लियामेंट हो जिसमें लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे भेजें और वही गवर्नमेंट बनाए. फ़ाइन. कहने का मकसद है कि एक तो ऑटोक्रेसी ख़त्म हो जाए, दूसरे जो क्लरिकल प्रिविलेज हैं, जो क्लर्जी है, उनके जो हुकूक हैं, जो इम्तियाज़ी हुकूक उनके पास रहते हैं, वो ख़त्म हो जाए, एक आइन उनके पास रहे, और वो एक पार्लियामेंट हो जहाँ पर वो अपने नुमाइंदा जो वही फिर गवर्नमेंट बनाए. ये इनकी सोच थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो लिबरल्स हैं ये ज़ोर देते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी हुर्मत होनी चाहिए, कोई किसी की प्रॉपर्टी ना छीने, किसी की निजी प्रॉपर्टी ना छीने. तो इन चीज़ों पर भी ये ज़ोर देते थे. फाइन. लेकिन हम देखते हैं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कि हर कोई कानून के सामने बराबर हो, इसके ये माने कतन उस वक़्त नहीं थे कि यूनिवर्सल सफरेज हो, कि हर किसी के पास वोटिंग राइट हो, वोट डालने का हक हो. हम देखते हैं कि जो इनकलाबी फ्रांस था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पर क्योंकि वो पहली दफ़ा एक सियासी तजुर्बा होता था लिबरल डेमोक्रेसी के साथ, वहाँ पर हम देखते हैं कि राइट टू वोट जो है, या वोट डालने का जो हक है, या जो मुंतखब होने का हक है, राइट टू गेट इलेक्टेड, ये हक महदूद था किन के पास? प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. वो मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के पास वोट डालने का भी हक था, उनके पास ये हक था कि वो मुंतखब हो सकते थे. फाइन. इस तरह से देखते हैं हम जो मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, या सब औरतें, उनके पास कोई सियासी हुकूक नहीं थे. हम देखते हैं कि सिर्फ महदूद वक़्त के लिए जब जैकोबिन्स हुकूमत करते थे फ्रांस पे, तो उस वक़्त सारे जो एडल्ट मेल्स थे, तो उनके पास राइट टू सफरेज था, राइट टू वोट था. लेकिन जब नेपोलियनिक कोड आया, नेपोलियन ने 1804 में जो नेपोलियनिक कोड लाया, तो उसमें जो सफरेज था, राइट टू वोट था, वो लिमिटेड रखा गया, और जो औरत है उसको एक नाबालिग की जो नाबालिग होती है उसको उस तक महदूद रखा गया, उसको अब वोट डालने का हक नहीं रहा. अब वो फिर एक बार उनकी जो अथॉरिटी थी फादर्स की, हस्बैंड्स की, जो उनके
बाप थे या उनके जो शौहर थे, उन्हीं के वो अब सब्जेक्ट्स बन गए, उन्हीं की अब उन पर चलने लगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में सारी हम अगर 19th सेंचुरी की बात करेंगे या जो अर्ली 20th सेंचुरी थी, इसमें जो औरतें थीं या जो मर्द हजरात थे, उनको हम देखते हैं कि उन्हें अपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट की, उनने हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीकें स्टार्ट की, ताकि वो डिमांड कर सकें अपने जो उनके पास सियासी हुकूक होने चाहे, उनकी वो डिमांड कर सकें। फ़ाइन। अगर हम बात करेंगे अब इक़्तिसादी स्फीयर की, इकनॉमिक अफेयर्स की, तो लिबरलिज़म में ज़ोर दिया जाता है जो मार्केट से उनकी आज़ादी पर, और जो रियासत होती है, जो वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, जो नक़्ल हरकत होती है चीज़ों की या सरमाया की, उनकी पाबंदियों से आज़ादी। लिबरल्स के यही माने हैं, एक तो मार्केट आज़ाद होना चाहिए, और जो स्टेट जो इम्पोज करती है पाबंदियाँ, जो नक़्ल हरकत होती है चीज़ों की या सरमाया की, उनकी पाबंदी ना रहे। हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास था, जो नया एमर्ज हुआ था मिडिल क्लास, उनकी डिमांड थी कि ये जो मार्केट है वही डिसाइड करे, मार्केट की आज़ादी रहे। फाइन। अगर हम एग्ज़ाम्पल देंगे, अगर हम जो जर्मन स्पीकिंग इलाके थे 19th सेंचुरी के पहले हिस्से में, तो वहाँ पर जो नेपोलियन ने काफ़ी जो इंतज़ामी इक़दाम किए थे, तो उससे वहाँ पर तकरीबन हम देखते हैं कि देयर वर 39 स्टेट्स की एक कन्फेडरेशन बन गए थे, ग्रुप बन गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ जो छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ थी, जिनमें छोटे छोटे जो प्रिंसेस है वो हुकूमत करते थे। तो लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हर किसी प्रिंसिपलिटी के पास अपनी करेंसी रहती थी, उनका जो नापने का वेट्स एंड मेजर्स जो थे, जो नाप तोल के ज़राया थे, वो अलग अलग थे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अगर हैम्बर्ग और न्यूरमबर्ग जो कि दो टाउन्स थे या सिटीज़ थे, 1833 में अगर किसी बंदे को किसी चीज़ लेकर वहाँ जाना पड़ता, तो उसको तकरीबन 11 कस्टम्स बैरियर्स के पास उनको पार करना पड़ता था, जहाँ पर उसको कस्टमर्स ड्यूटी पे करनी होती थी 5% के हिसाब से। इट मीन्स कि एक ही मुल्क में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कस्टमर बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था, जो कि तजारत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। और हम देखते हैं कि उनके जो वेट्स एंड मेजरमेंट थे वो भी अलग अलग थे, वो अलग अलग तरीके से उनका जो वज़न करने का तरीका था, जो नाप तोल का तरीका था, वो अलग अलग था। और हर किसी इलाके में जो कि अलग अलग था, इस वजह से काफ़ी टाइम लगता था। इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी को कपड़ा मेलना होता, तो कपड़े मेलने के लिए जैसे इस वक्त मीटर होता है, इस वक्त एली होता था। तो एली क्या था, ये मुख्तलिफ इलाकों में इसकी लेंथ अलग अलग थी। अगर हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट में, तो अगर आप एक एली कपड़े का लाते, तो उसका जो मेजरमेंट होता था दैट वाज 54.7 सेंटीमीटर। अगर वही एली आप लाते थे मेंस में, तो इट वाज 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरमबर्ग में बढ़कर 65.6 सेंटीमीटर होता था, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। कहने का मकसद है, एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट एली, इसका जो लेंथ है वो वेरी करती थी एक सिटी से दूसरी सिटी। ये जो हालात थे जो हम देखते हैं, इसमें ये रुकावट बन जाती थी। जो तबादला होता है, इक़्तिसादी तबादला होता है, और जो कि जो नया जो कमर्शियल क्लास वजूद में आया था, वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड, एक मुत्तहिदा इक़्तिसादी इलाका हो, जिसमें बिला रुकावट जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं या सरमाया है, वो मूवमेंट कर सकें, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, जिससे तजारत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलता। इसी डायरेक्शन में 1834 में एक कस्टमर्स यूनियन वजूद में आता है, इसका नाम है ज़ोलबेरिन। फाइन। जो कि इसका आगाज़ किया था प्रूशिया ने, और इसको फिर बहुत सारे जो जर्मन स्टेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया। फाइन। कहने का मकसद है कि वो इलाका जहाँ पर कस्टमर्स बैरियर्स ना हो, जहाँ पर लोग आसानी के साथ, या जो चीज़ें आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, लोग भी जा सकें और सरमाया भी जा सकें। इससे क्या होता, जो टेरिफ बैरियर्स हैं, जो चिंगी वगैरह भरनी पड़ती थी,
वो ख़त्म की जा सकें। और जो करेंसीज यहाँ पर वो ख़त्म की गई वहाँ पर, चूँकि बहुत सारी करेंसीज थी, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, अब वो करेंसीज अब 2 ही तक महदूद रह गई। इस तरह से साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ पर रेलवेज़ भी वजूद में आई, और इस रेलवेज़ की वजह से नकलो हरकत जो मोबिलिटी थी उसमें इजाफा हुआ, जिससे जो इक़्तिसादी मफाद थे अब वो इनकी जो डायरेक्शन थी तो इट वाज टुवर्ड्स नेशनल यूनिफिकेशन। इससे एक कौमियत का वजूद पड़ सकता था, एक मुस्तकम एक कौम बन सकता था। अभी जो लहर थी इकनॉमिक नेशनलिज्म की, इक़्तिसादी कौमियत की, इससे जो वसी कौमी जज्बात थे उस वक़्त उनने ग्रोथ की, उससे वो बढ़ गए। फाइन, बिकॉज ऑफ इकनॉमिक नेशनलिज्म नेशनल सेंटिमेंट्स केप्ट ग्रोइंग। फाइन। एंड जो इनिशिएटिव था प्रूशिया जो ज़ोलुवेरियन का, ये एक अच्छा कदम माना जाता है टुवर्ड्स इकनॉमिक नेशनलिज्म, which in a way strengthened national sentiments at that time. So that is all about what liberal nationalism stood for। हमने देखा कि इसका जो एक तो सियासी पहलू भी है और इक़्तिसादी पहलू भी है। फाइन। और न्यू मिडिल क्लास के लिए कितनी अहमियत का हामिल था, और किस तरह से फिर ज़ोलुवेरियन वजूद में आया, जो कि एक सॉर्ट ऑफ इकनॉमिक नेशनलिज्म वाज इन इट। तो इससे फिर जो कौमी जज्बात है वो उभरे उस वक़्त में। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट लिबरलिज्म स्टूड फॉर। थैंक यू वेरी मच।